हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 विच इज़ रिलेटेड अबाउट गांधी जी एज क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे डेवलपमेंट क्या होती है, इनइक्वेटेबल डेवलपमेंट क्या होती है और डेवलपमेंट कैसे वायलेंस से रिलेटेड है, डेवलपमेंट कैसे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमारा एक न्यू कंसेप्ट जो डेवलपमेंट लेकर आया है, और गांधी जी के विजन्स के बारे में और वो डेवलपमेंट को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि वो टॉपिक जो कंसेप्ट है, द कोर आइडिया है, वो आपके दिमाग में घुस जाए और निकल ही ना पाए। ओके, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होती क्या है। अगर हम किसी से भी पूछे डेवलपमेंट क्या होती है, तो मोस्ट लोग बोलेंगे इकोनॉमी को बेटर बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, हाईवेज बनाना, जीडीपी को का ग्रोथ ही डेवलपमेंट है। बट सच में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं है। डेवलपमेंट का असली मतलब ये है जो ग्रोथ, उस टाइप की ग्रोथ जो लोगों की लाइफ्स को जेन्युइनली बेटर बनाए। और इसमें तीन चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए: इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसमें जॉब्स मिलनी चाहिए, बिजनेस ग्रो होना चाहिए, जिसमें इनकम बढ़नी चाहिए। पर सिर्फ रिच रिच नहीं होने चाहिए और पुअर भी ऊपर आए, मतलब पुअर भी उस ग्रोथ में आए, पुअर का भी डेवलपमेंट हो। सेकंड चीज़ है सोशल। लोग एजुकेटेड हो, हेल्थ इम्प्रूव हो, घर अच्छे बने, सड़क, बिजली, पानी, सेफ्टी सबसे बेटर हो। थर्ड होता है इमोशनल इम्प्रूवमेंट, सॉरी इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, जंगल, पानी, मिट्टी, हवा सब सेफ रहे। यानी डेवलपमेंट वो होता है जो माइंड, लाइफ, सोसाइटी, इन्वायरमेंट सबको बेटर करे। सिर्फ पैसे हो पर हवा पोल्यूटेड, पानी डर्टी, तो लोग अनहैप्पी होते हैं। तो वो डेवलपमेंट नहीं, डिजास्टर होता है। पहले क्या थी ना, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जो हमारी बेसिकली पहले लोग ना डेवलपमेंट को बहुत शैलो तरीके से मेजर करते थे, जैसे कितनी फैक्ट्रीज बनी, कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है कोई कंट्री, कितने बड़े बड़े सिटीज़ हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि सब नंबर्स तो बढ़ रहे थे पर लोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ट्रेडिशनल, जैसे ग्रोथ आ रही थी, फैक्ट्रीज बन रहे थे, उसी तरीके से प्रॉफिट भी बन रहा था, लेकिन इन इक्वालिटी भी बढ़ रही थी। रिच और रिच हो रहे थे और पुअर हो रहे थे। एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा था, फॉरेस्ट कट रहे थे, पोल्यूशन, पानी गंदा, हवा गंदा, पॉवर्टी, गरीबी वहीं की वहीं, कल्चरल लॉस, मॉडर्निटी ने आइडेंटिटी को ही धो दिया, वायलेंस बढ़ रहा था। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने लोगों का डिस्प्लेसमेंट कराया, जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ। वो हम लोग डिटेल में हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब नाउ बेसिकली इसमें गांधी जी का इन्फ्लुएंस क्या है मॉडर्न थिंकिंग में। आज के टाइम में पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स सब ने गांधी के डेवलपमेंट को कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया। पर्टिकुलरली गांधी जो बेसिकली है काउंटर करते हैं मॉडर्निस्ट थिंकर्स को, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर को, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स को, क्योंकि गांधी की बातें एकदम सीधी थी। डेवलपमेंट मस्ट इम्प्रूव लाइफ, नॉट डिस्ट्रॉयड। पर एक इशू था कि कई वेस्टर्न स्कॉलर्स गांधी को सिर्फ सरफेस पे समझते थे। उनका डीप स्पिरिचुअल थिंकिंग और रूलर मॉडल को सबने इग्नोर किया। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ अबाउट इन इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब चलो बेसिकली देखो, बिकॉज डेवलपमेंट सुनते ही हम सोचते हैं कि रोड्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है तो सब हैप्पी होंगे। बट एक्चुअली नो, मॉडर्न डेवलपमेंट सबको इक्वली बेनिफिट नहीं देते, और इसी को हम बोलते हैं इन इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब देखो इन इक्विटेबल डेवलपमेंट होती क्या है। इन इक्विटेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, पर ये ग्रोथ इक्वल नहीं बनती है। बेसिकली इसमें जो अमीर लोग हैं बहुत अमीर होते जा रहे हैं और अदर जैसे कि गरीब लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से जो फोकस करती है जीडीपी ग्रोथ, बिल्डिंग रोड्स, फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट मेकिंग, जिसकी वजह से दो तरह की इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, जिसे कहते हैं वर्टिकल इनइक्वालिटीज एंड हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज। वर्टिकल
इनइक्वालिटीज़ में रिच एंड पुअर का गैप बढ़ रहा है। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच गैप बन रहा है, यानी कि SC ST में दूसरे कास्ट के बीच में, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल के बीच में, अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में, और ग्लोबल लेवल पे नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज के बीच में भी। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट बेनिफिट किसको करती है। मॉडर्न डेवलपमेंट का फ्रूट्स जो है मिलता है जो ऑलरेडी रिच लोग हैं, पॉलिटिकल एलाइट्स जो हैं, जो कॉरपोरेट है, उसके बाद पावरफुल ग्रुप्स को। तो इन चार लोगों को, बेसिकली इन चार ग्रुप्स को मॉडर्न डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये लोग ज़्यादा पैसे, ज़्यादा पावर और ज़्यादा रिसोर्सेज ग्रैब कर लेते हैं। बाकी लोग बस साइड में देखते रहते हैं, उनके पास कोई बेनिफिट आ रहे होते हैं, वो क्रम हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा ग्लोबल लेवल पे भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड, राइट। तो ये वर्ल्ड लेवल इनइक्वालिटी है। नॉर्थ यानी कि रिच डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, UK, जापान, जर्मनी। साउथ डेवलपिंग कंट्रीज में आती है इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस तरह की कंट्रीज। अब बेसिकली नॉर्थ ने टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, वेल्थ सब पे कंट्रोल ले लिया। साउथ के कंट्रीज फास्ट ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं, बट गैप बढ़ता ही जा रहा है। एंड रिजल्ट, डेवलपमेंट का फायदा नॉर्थ को ज़्यादा मिला और साउथ को कम। इंडिया का अब क्या अटेम्प्ट रहा है इन इक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए ताकि वो रिड्यूस कर सके पॉवर्टी, यानी गरीबी, और इनइक्वालिटी जो बेसिकली बढ़ती जा रही थी। तो इंडिया ने कई तरीके से डील करने की कोशिश की। मैं आपको कुछ 5 मेजर तरीके बताती हूँ जो जो कि आपके बुक में मेंशन है। पहला है रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम। तो इंडिया ने बहुत सारे रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स लाइक जैसे कि इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। फिर दूसरा आया रिजर्वेशन, SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि अपॉर्चुनिटीज़ दी गई बेसिकली, ताकि वो लोग भी ऊपर आ सकें क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट्स आए, फिर मनरेगा जैसे गोल्स आए, और जॉब सिक्योरिटी, बेसिकली ये जॉब देती थी रूरल एरिया में स्पेशली। फोर्थ आया कैश ट्रांसफ़र स्कीम, जिसमें पुअर फैमिलीज़ को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। और फिफ्थ था इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया, जिसके जो आता है ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है इंडिया में। लेकिन इन सब के बावजूद पॉवर्टी आज भी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी का गैप बढ़ते ही जा रहा है, और ग्राउंड लेवल पे चेंजेस बहुत स्लो हैं। रिच लोग और रिच हो रहे हैं, और वेल्थ जो है टॉप लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कंक्लूजन ये है कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट जो है, जो कि हम लोग फोकस करते थे, ग्रोथ ऑफ GDP, फैक्ट्रीज बनाना, प्रॉफिट मेकिंग, द कॉरपोरेट्स, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट है वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में फेल हो चुकी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट वायलेंस एंड डेवलपमेंट। अब वायलेंस का क्या लेना देना है डेवलपमेंट में, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है। देखो, डेवलपमेंट हम लोग क्या देखते हैं, डैम्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज, हाइडल प्लांट, हाइड्रो प्लांट्स, और बिग हाईवेज बनाना। तो इन सब को बनाने के लिए चाहिए होती है बहुत ज़्यादा स्पेस। और ये लैंड कहाँ से हो आती है, जहाँ ट्राइबल फार्मर्स, फिशरमैन, रूरल फैमिलीज रहते हैं, बेसिकली रूरल एरियाज में। ओके, लोगों को फोर्सफुली घर छोड़ना पड़ता है, उनकी ज़मीन चली जाती है, उनका काम चला जाता है, उनकी आइडेंटिटी टूट जाती है। तो ये वायलेंस का वन ऑफ द रीज़न हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर ना किसी की लाइफ की फाउंडेशन चली जाती है। ओके, अब देखो, गवर्नमेंट फ्री में नहीं लेती। गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम तुम्हें कॉम्पनसेशन देंगे, नया घर देंगे, नई जॉब देंगे, लेकिन रियलिटी में कॉम्पनसेशन जो मिलता है वो काफ़ी कम होता है, या होता ही नहीं है। नए घर डोर से, मतलब दूर से, लाइक सिटीज़ के एड्ज पर होते हैं,
नए जॉब मिलते ही नहीं, कम्युनिटीज़ जो है टूट जाती है और कल्चरल डिस्कनेक्ट हो जाता है, कल्चर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ पैसे पे सर्वाइव नहीं करते, लोगों को बिलोंगिंग, आइडेंटिटी, कम्युनिटी और धरती चाहिए होती है। तो जब ये सब चीज़ें ली जा लेके चली जाती है, एक तरीके का साइलेंट वॉयलेंस होता है। अब देखो, अब जब देखो इमेजिन करो, एक आदमी का घर चला गया, ज़मीन चली गई, काम चला गया, पर उसको कोई सुन भी नहीं रहा। तो इनसाइड वो अपने अंदर क्या फ़ील करेगा इंसान, कि वो इग्नोर्ड हो रहा है, चीट किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है, वो बिल्कुल अनहर्ड फ़ील करेंगे और उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो जब कोई इस पॉइंट पे पहुँच जाता है कि उनके तो कोई सुन ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट भी नहीं सुन रही है, तो वो बेसिकली इस रीच पर पहुँच जाता है कि उन्हें वायलेंस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कि ओके जो आपको नहीं मिल रही है अब उसे छीन लेना चाहिए। तो इट्स नॉट बिकॉज़ दे आर क्रिमिनल, बट बिकॉज़ सिस्टम ने उनको इस पॉइंट तक पहुँचा दिया। तो डेवलपमेंट इस तरीके से वायलेंस तक पहुँचता है, कि कैसे डेवलपमेंट के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, लोगों को मूव करना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है और फिर जाके उन्हें कोई अच्छी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती, कल्चर बेसिकली टूट जाता है, तो दैट दिस ऑटोमैटिकली लीड्स टू वायलेंस। अब कोई वायलेंस करता है तो गवर्नमेंट भी तो चुप नहीं बैठती है, गवर्नमेंट भी रिटर्न कुछ करती है, तो अब ये बेसिकली हो जाता है नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ वायलेंस। तो बेसिकली लोग डिस्प्लेस होते हैं, एंगर ट्रॉमा आता है, प्रोटेस्ट होता है, फिर गवर्नमेंट रेजिस्ट करती है, गवर्नमेंट पुलिस एक्शन लेती है और ये रिजेंटमेंट जो है लोगों का और बढ़ जाता है, तो और ज़्यादा वायलेंस आता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपका नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ वायलेंस। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया है इंडिया का, जिसे हमने नक्सलिज्म एंड माओइज्म का। देखो मैं इसे थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। नाउ आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि नक्सलिज्म और माओइज्म जो है वो है क्या। एक छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक पीजेंट रेबेलियन स्टार्ट हुआ था। तो उसी को नाम दिया गया था नक्सलिज्म। तो इसकी आइडियोलॉजी ये थी, वो बिलीव करते थे कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो ऑप्रेसिव होती है, पुअर को एक्सप्लॉइट करती है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो बेसिकली वो चाइना के माओ जीडोंग की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, इसीलिए उन्हें माओइस्ट भी बुलाते हैं। अब वो ऑपरेट कहाँ करते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में। ये पूरा फॉरेस्ट रीजन होता है, जहाँ डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इश्यूज को बहुत ज़्यादा। अब लोग इसे सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ट्राइबल लोग फील करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी नहीं सुनती, करप्शन बहुत ज़्यादा, हरासमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लैंड लॉस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनजस्टिस हो रहा है। तो माओइस्ट उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको नया न्याय दिलाएंगे, बेसिकली जस्टिस दिलाएंगे। अब देखो गवर्नमेंट का भी एक डिलेमा है, गवर्नमेंट अकेले भी प्रॉब्लम फेस कर रही है। देखो गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, देश को आगे बढ़ाना है तो डेवलपमेंट ज़रूरी है, प्रोजेक्ट्स चाहिए, ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट उनका वेलफेयर करे। फिर माओइस्ट वायलेंस भी कंट्रोल करना है, क्योंकि पुलिस, पार्लियामेंट्री, एंटी नक्सल चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एक डबल प्रेशर में होती है कि अगर डेवलपमेंट करे तो लोग डिस्प्लेस होंगे, अगर डेवलपमेंट रोके तो इंडिया बैकवर्ड हो जाएगी, अगर फोर्स यूज़ किया तो ज़्यादा रिसेंटमेंट होगा, वायलेंस पे वायलेंस बढ़ता ही जाएगा, एक नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को पता है, देखो डेवलपमेंट जो है आ, इसी तरीके से होती है, आई होप यू गेट इट, कि लोगों को पता है वायलेंस कैसे सॉरी डेवलपमेंट कैसे वायलेंस पे जा रही है, फिर गवर्नमेंट भी रिटेलिएट करती है, लोग वायलेंस और बढ़ता है। तो इसी तरीके का ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बारे में अवेयर है, लेकिन वो एक बीच मझधार पे है कि इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया। Anyway, let's cover the next topic, which is about development destroying environment. Okay, so सबसे पहले मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। सबसे पहले देखो मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ, मतलब शॉर्ट रिवाइज रिकॉल करवाती हूँ आपको।
हमें लगता है डेवलपमेंट क्या है, ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा रोड्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, शाइनी बिल्डिंग्स, बट इसका हिडन साइड इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इन सब को बनाने के लिए चाहिए होता है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, पानी, मिनरल्स। हम प्लैनेट से रिसोर्सेज लेते जा रहे हैं एज इफ ये अनलिमिटेड है, लेकिन रिजल्ट क्या है? नेचर का बैलेंस जो है बिगड़ रहा है। अब नेचर बिल्कुल एक फैन की स्पीड फुल पर हो जाए और फिर वापस लो होने पाती है, राइट? अब देखो, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि डेवलपमेंट जो है उससे क्या होता है? वायलेंस होता है। डेवलपमेंट लीड्स टू वायलेंस। फिर जाके आज की जो पैटर्न है वो क्या है? इनइक्विटेबल डेवलपमेंट पे भी चली जाती है, और इसके साथ साथ वो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अब देखो, जैसे कि क्लाइमेट चेंज आ रही है। अब देखो इसके कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स है। क्लाइमेट चेंज, अर्थ का टेम्परेचर एकदम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जैसे हार्मफुल यूवी रेज सीधा अर्थ पे आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, हर साल गर्मी का लेवल नेक्स्ट होता जा रहा है, लाइक और बढ़ती जा रही है। पोलर आइस कैप मेल्टिंग, इसका मतलब होता है आर्टिक अंटार्कटिक जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, सी लेवल पे आ रहे हैं। फिर जाके होता है पोल्यूशन, हर जगह है, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, और हर जगह पॉइजन होते जा रहा है। मतलब एक तरफ ह्यूमन जो है इवॉल्व हो रही है और दूसरी तरफ नेचर कोलैप्स हो रही है। हम और प्लैनेट दोनों एक साथ सर्वाइव कर पा रहे हैं इस मॉडल में। ओके, नाउ अब देखो, क्या गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं पता? ऑफ कोर्स पता है। हर क्लाइमेट समिट में स्पीच होती है कि वी विल रिड्यूस एमिशन, वी विल प्रोटेक्ट द प्लैनेट। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑलमोस्ट नथिंग चेंजेस। क्यों? क्योंकि हमेशा इन्वायरमेंट के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉफिट को चूज किया जाता है, इकोलॉजी के ऊपर इंडस्ट्रीज को चूज किया जाता है, और ग्रीन पॉलिसीज के ऊपर ग्रोथ को चूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि फैक्ट्रीज रुकी तो जॉब मर जाएंगी, इसीलिए वो बोलते हैं, बोलते बहुत है पर करते बहुत कम है। अब नाउ देखो, अब डेवलपमेंट अगर हो रही है, मॉडर्न डेवलपमेंट, तो उसमें एनर्जी का यूज़ होगा, एनर्जी का कंजम्पशन होगा, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का। क्योंकि देश चल रहा है कोल पे, पेट्रोल पे, नेचुरल गैस पे और मैसिव वाटर यूज़ पे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सब कुछ लिमिटेड है, लिमिटेड है, ओके, लिमिटेड। जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना ज़्यादा फास्ट प्लैनेट रिप्लेनिश नहीं कर पा रही है। और फिर सोल्यूशन क्या है? न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर हमें ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी तो देता है, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, एक्सीडेंट का रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। तो इसके खुद के डिसएडवांटेजेस हैं। अब लॉन्ग टर्म डेंजर्स और ह्यूमन सर्वाइवल क्या? बेसिकली हम अगर करंट डेवलपमेंट मॉडल ने नहीं बोला तो डिजास्टर इंक्रीज होगा, हीट वेव्स बढ़ेंगे, फ्लड्स, साइक्लोन मोर फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, वाटर कम होता जाएगा, प्लैनेट जो है अनलिवेबल, मतलब प्लैनेट रहने लायक नहीं बनेगा, बचेगा, और ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वही रिस्क पर आ जाएगा। तो अगर एक लाइन में कहूँ तो डेवलपमेंट जिस पर हम प्राउड करते हैं वही ह्यूमन फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा था और इजी था। तो मॉडर्न डेवलपमेंट का मतलब यानी कि इंडस्ट्रीज और हाई एनर्जी यूज से होती है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। इन्वायरमेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा। एंड गवर्नमेंट फेल हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और एनर्जी यूज़ ऑफ कोल, पेट्रोल, गैस जो है रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हम लोग चूज़ करते हैं? न्यूक्लियर पावर, लेकिन उसके खुद के अलग डेंजर्स हैं, राइट? अब लॉन्ग टर्म में जो डेवलपमेंट मॉडल है हमारा, जो मॉडर्न डेवलपमेंट मॉडल है, वो फ्यूचर ह्यूमन सर्वाइवल को थ्रेटन करता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यू कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसमें हम कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट का मतलब था जीडीपी, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? तो अगर पैसे आ रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो देश डेवलप्ड हो रहा है। बट धीरे धीरे दुनिया को समझ आया कि ये मॉडल जो है इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, जैसे कि इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। उसके बाद रिच एंड पुअर कंट्रीज के बीच का डिविजन, जो गैप है वो बढ़ रहा है।
मेंटल स्ट्रेस होता है और कल्चरल लॉस होता है। इसलिए नए थिंकर्स ने बोला डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, और यहीं से आता है न्यू कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं हम लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये बेसिकली भूटान मॉडल है। बेसिकली 1972 में भूटान के किंग जिग्मे सिंघे और उनका नाम क्या है, वांगचुक, ये नाम काफ़ी, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, जिग्मे सिंगे वांगचुक, अगर सही हो तो सही है, वरना स्पेलिंग याद कर लेना। तो उन्होंने सबको एक स्टेटमेंट से हिला डाला कि डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ पैसों से क्यों मेजर करते हैं, और यही से आता है कंसेप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से। तो इसके 4 मेजर पिलर्स है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के। वो पिलर कौन कौन सा है, ये एम्फासाइज करता है, बेसिकली ये इम्पोर्टेंस देता है 4 चीज़ों को। पहला, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग को। दूसरा, कल्चरल एंड वैल्यू ऑफ वैल्यू का प्रिजर्वेशन, कल्चरल एंड वैल्यूज का प्रिजर्वेशन। एंड तीसरा इंपॉर्टेंस देता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। और चौथा देता है गुड गवर्नेंस को। मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी, पैसे को काउंट करते थे, अब इसमें 4 चीज़ें ऐड होती है, इंक्लूड होती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक देश तब डेवलप्ड है जब उसके लोग खुश हैं। जीडीपी बेसिकली मटेरियल ग्रोथ को देखते हैं, मनी की ग्रोथ को देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं बस। और जो GNH है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो इमोशनल, सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंट चारों को इंक्लूड करता है, राइट। अब देखो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सुना ही होगा। तो 1980s तक दुनिया में पोल्यूशन, इनइक्वालिटी और क्लाइमेट इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि वेस्ट में भी अवेयरनेस आने लगी। तो आता है ब्रंटलैंड कमीशन 1987 ने, जिसने वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन कि आज के नीड्स को पूरी करो पर फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को डिस्ट्रॉय मत करो। ओके, तो इसके 2 मेन फीचर्स थे। गरीबों की नीड्स को प्रायोरिटी देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र वही कर रहे थे। और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिट होती है। प्लैनेट अनलिमिटेड नहीं है, प्लैनेट में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी और सोसाइटी जितना हैंडल कर सकती है सिर्फ उतना ही एक्सप्लॉयट हो करना चाहिए। सो बेसिकली ओल्ड डेवलपमेंट था जीडीपी, न्यू डेवलपमेंट ने आया तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ, इन्वायरमेंट एंड इक्विटी तीनों को इंक्लूड किया गया। एंड आई एम श्योर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, जिसमें आज की नीड्स को तो पूरा करना ही चाहिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। ओके, कि इतना आज हमें अनलिमिटेड होके यूज़ नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ओके, नाउ इसी से हम लोग बेसिकली जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ। इसी से होता है जन्म ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स में। बाद में थिंकर्स ने बोला डेवलपमेंट को ह्यूमन के बेसिस पर मेजर करो, मनी के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें फोकस किया जाता था हेल्थ पर, एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज पे। ओके, अब तो बेसिकली यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने बनाया HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का बेसिकली ये चेक करती है कि देश में लोग कैसे जी रहे हैं, ना कि देश कितना कमा रहा है। ओके, अब गांधी जी की आइडियाज़ देखो ओल्ड थी लेकिन गोल्ड थी, ठीक है। वो कहती है कि आज जो मॉडर्न वेस्टर्न कंसेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, HDI, गांधी जी ने ये सब 100 साल पहले ही बोल दिया था। गांधी जी कहते थे डेवलपमेंट सिंपल होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, और नीड्स बेस्ड होनी चाहिए, ना कि ग्रीड बेस्ड, यानी कि जितनी ज़रूरत है उसके बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि लालच एंड प्रॉफिट के बेसिस पे। ट्रू प्रोग्रेस एथिकल होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक नहीं। ये चीज़ें हम लोगों ने गांधी जी की बहुत डिटेल में पढ़ी है, बार बार अगेन एंड अगेन इन चैप्टर 1 and 2, कि उनकी क्या व्यूज़ थे। हाउएवर टेक्स्ट के एक क्रिटिसिज्म भी है कि मॉडर्न वेस्टर्न मॉडल्स जो है आज भी कैपिटलिज्म को सेव करने के पीछे पड़े रहते हैं, जो ओरिजिनली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और गांधी जी का मॉडल जो था रेडिकल ज़रूर था,
और ग्लोबल नॉर्थ साउथ के डिवाइड को सही में रिड्यूस कर सकता था। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें हम लोगों ने कवर किया कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जो थी, जो जीडीपी, इंडस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम्स पे जो फोकस करती थी, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन, क्लाइमेट क्राइसिस। और इसके नए मॉडल आते हैं क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जो आता है भूटान से, फोर्थ किंग ऑफ भूटान, राइट, जो हैप्पीनेस बेस्ड होता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, जो आज की नीड्स को मीट करना होता है विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन नीड्स। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो फोकस करता है ना कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट पे, फोकस करता है एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गांधी जी के आइडिया जो पहले से थे, सिंपल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब चलो ये लास्ट टॉपिक है, जो कि थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा नहीं, मे बी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन मैं आपको ना ये बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, आप बुक्स के वर्ड्स पे मत जाना, मैं आपको इस कंसेप्ट का क्या कहते हैं, कोर कंसेप्ट ही बता देती हूँ कि इस कंसेप्ट का बेसिकली इस कंसेप्ट की आत्मा क्या है। ओके, नाउ देखो मैं आपको बोलती हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करते हैं गांधी जी के विजन के बारे में। तो गांधी जी का विजन क्या था ह्यूमन लाइफ पे। सबसे पहले गांधी जी का व्यू ह्यूमन लाइफ के बारे में बहुत यूनिक था। गांधी जी के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ वो होती है बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी। अगर कोई ह्यूमन लाइफ है तो उनसे अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइज करना, यही होता है ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिम, जिसमें वो सोल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बॉडी को कहते हैं कि वो एक सिर्फ टूल है। और गांधी जी ये कहते हैं जब हम ज़्यादा बॉडी कंफर्ट के पीछे भागते हैं तब हम अपने सोल का डेवलपमेंट ब्लॉक कर देते हैं। सो गांधी जी कहते क्या थे कि लोग डेली इंट्रोस्पेक्शन करें, वो देखें कि मैं नेचर से क्या ले रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबली उसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं वेस्ट कर रहा हूँ, या क्या मेरी लाइफस्टाइल किसी और को हार्म कर रही है। ये 4 क्वेश्चन चाहते थे गांधी जी कि हम लोग अपने डेली से खुद से पूछे, क्या हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, हम लोग नेचर से क्या ले रहे हैं, क्या हम लोग जो ले रहे हैं क्या उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं, या हमारी लाइफस्टाइल किसी और को हार्म कर रही है। अगर हम सिंपल, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीते हैं तो हम सारे बेसिक नीड्स को पूरी कर सकते हैं बिना नेचर को हार्म किए। इसी से उनका कंसेप्ट, बेसिकली इसी से उनका डेवलपमेंट मॉडल इमर्ज होता है, जो नेचर फ्रेंडली है, नॉन वायलेंट पर है, ह्यूमन सेंटर्ड है और मॉरली गाइडेड है। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है कि गांधी जी एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक थे मॉडर्न डेवलपमेंट के, बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था, राइट। अब देखो, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स जैसे कि जीडीपी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कंजम्पशन, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो होती है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो होती है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका है, राइट। लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस रियल प्रोग्रेस नहीं थी, मॉरल प्रोग्रेस जो थी वो थी रियल प्रोग्रेस। गांधी जी कहते थे वेल्थ बढ़ रहा है पर एथिक्स घट रहे हैं, यह प्रोग्रेस नहीं डाउनफॉल है। उन्होंने ये भी कहा मॉडर्न इकोनॉमिक्स पैसे को गॉड बना देते हैं, रिच और रिच हो रहे हैं, पुअर सफ़र करते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, ह्यूमन डिग्निटी खत्म होती जा रही है। तो गांधी जी बिलीव करते थे कि जो हमारी इनर वॉइस होती है, जो हमारी अंतर आत्मा होती है, वो हमें बेटर गाइड करती है, ना कि जो एक्सपर्ट थ्योरीज होती है। जब तक तुम ग्रीड फॉलो कर रहे हो, लालच को फॉलो कर रहे हो, डेवलपमेंट हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होगी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि गांधी जी का व्यू ह्यूमन लाइफ और मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट पर क्या है। आई एम सो सॉरी। ओके, अब मैं बताती हूँ कि गांधी की इकोनॉमिक्स क्या थी, जो कि नॉन वायलेंट इकोनॉमी पे बेस्ड थी। ओके, तो बेसिकली गांधी जी बेसिकली कुछ 8 पॉइंट्स देते हैं, जो कि बेस्ड होता है वॉलेंट्री रिडक्शन ऑफ वांट्स। बेसिकली गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, वो लिमिटेड होती हैं और हमारी वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो हमें अपने वांट्स को कंट्रोल करना चाहिए,
राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारी नीड्स लिमिटेड है, तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। दूसरा होता है बेसिस नीड्स ऑफ ऑल। हर इंसान को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, डिग्निटी, ये चार चीज़ तो मिलनी ही चाहिए। ओके, जो कि बेसिक नीड्स हैं और ये सबको मिलनी चाहिए। थर्ड होता है प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट मास प्रोडक्शन। गांधी जी कहते हैं हमें जितनी, बेसिकली बिग फैक्ट्रीज क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन करती है। बेसिकली बिग फैक्ट्रीज काम को खुद ही कर लेती है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और जिसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो मिलियन ऑफ स्मॉल वर्कर्स हैं, उनकी इक्वल इनकम होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। बेसिकली जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना फैक्ट्रीज में, वो प्रोडक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन होनी चाहिए। अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, जो कि अनलिमिटेड नहीं है अर्थ पर। चौथा है ब्रेड लेबर। हर इंसान को फिजिकल लेबर करना चाहिए, कोई किसी और के लेबर पर पूरी लाइफ नहीं जी सकता। मतलब खुद पर डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद को तो, मतलब बेसिकली खुद की, लाइक फिजिकल लेबर करना चाहिए, लाइक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसी भी फिजिकल लेबर की। फिफ्थ होता है सैक्रिफाइस। हमें सैक्रिफाइस करना सीखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग रखते हैं उसे थेफ्ट कहते हैं, ऐसा मैं नहीं, गांधी जी कह रहे हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ है ट्रस्टीशिप। उन्होंने कहा, जो हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर्टी रखने के लिए, लाइक रिच लोग अपनी प्रॉपर्टी रखे, पर उसे सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे, मैनेज करे। सेवेंथ होती है स्वदेशी। लोकल गुड्स यूज़ करना, एक्सप्लॉयटे, अगर लोकल गुड्स यूज़ करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा और इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। और मशीन्स ह्यूमन के लिए होती है। आठवां पॉइंट उन्होंने बताया कि मशीन्स जो है ह्यूमन के लिए होती है, ना कि ह्यूमन के अगेंस्ट होती हैं। मशीन्स को यूज़ हो पर अनएम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट करे। गांधी का कोर आइडिया था कि नीड्स वर्सेस ग्रीड का। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, ग्रीड इनफाइनाइट है। तो गांधी जी का इकोनॉमिक्स पे क्या क्या हम लोगों ने पॉइंट देखा कि रिडक्शन ऑफ वांट्स, वांट्स को कम करो, अपने वांट्स को कंट्रोल करो। बेसिक्स नीड्स जो होती है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, डिग्निटी, वो सबको मिलनी चाहिए। प्रोडक्शन मासेस के द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, ब्रेड लेबर यानी कि हर इंसान को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए, खुद का फिजिकल लेबर खुद करना चाहिए। फिफ्थ होती है सैक्रिफाइस। हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ट्रस्टीशिप यानी कि लोग, रिच लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, बट उन प्रॉपर्टीज़ को बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए। और सातवीं चीज़ होती है स्वदेशी। लोकल गुड्स को यूज़ करना चाहिए, इससे एक्सप्लॉयटेशन कम होता है और इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और ह्यूमंस, मशीन्स ह्यूमंस के लिए है, ह्यूमंस के अगेंस्ट नहीं। तो हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ओशनिक सर्कल, गांधी जी के सोशल फिलॉसफी के बारे में। गांधी जी ने सोसाइटी को एक ओशनिक सर्कल की तरह इमेजिन किया, जिसमें सेंटर पे इंडिविजुअल है, उसके अराउंड फैमिली है, फिर आती है कम्युनिटी, फिर आते हैं विलेज, फिर आती है नेशन, फिर आती है वर्ल्ड। हर सर्कल एक दूसरे को सपोर्ट करे, डोमिनेट ना करे। इससे होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये स्टेट डोमिनेटेड मॉडल का अपोजिट है। ओके, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से नीचे नहीं आए। तो बेसिकली ये कहती है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में। उन्होंने कहा, गांधी ने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का उल्टा दिया। बेसिकली उनका मॉडल ये था कि इकोनॉमी जो है विलेज बेस्ड होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लोकल रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए और लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, ना कि मशीन इंटेंसिव। और सिंपल लिविंग होनी हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि रिसोर्सेज पे कम प्रेशर बने और सेल्फ सफिशेंट कम्युनिटीज़ हो। तो ये इस तरीके, इस अगर ये सब चीज़ें फॉलो होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम, एलिनेशन जैसी प्रॉब्लम, जहाँ पर सब लोनलीनेस हो जाते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन कम हो सकता है, इन सब से डील किया जा सकता है, और एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन से बच सकते हैं।
नेक्स्ट है वर्क एथिक्स, मेंटल वर्सेस मैनुअल वर्क। गांधी ने कहा मॉडर्न सोसाइटी ने मैनुअल वर्कर्स को लोअर समझने की बीमारी है। तो गांधी जी ने खुद स्कैवेंजरिंग वर्क किया, ताकि वो इस चीज़ को हटा सके। तो उनके ना दो इंस्पिरेशन थे, गीता थी और जीसस थे। गीता थी कांस्टेंट एक्शन के बारे में कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और जीसस थी सर्विस टू ह्यूमैनिटी की हमें अपनी लाइफ ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस करना चाहिए। ब्रेड लेवर सबका काम इक्वल डिग्निटी, चाहे काम कोई भी हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये थी उनकी मेन कोड वैल्यू। नया हम लोग ट्रस्टीशिप के बारे में देखते हैं। ओ माय गॉड, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है वैसे तो। वेल, मैं ट्रस्टीशिप के बारे में बताती हूँ अब आपको। मिडल पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म। देखो, कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और इनइक्वालिटी होती है, राइट। मार्क्सिज्म कहते हैं कि स्टेट कंट्रोल होने चाहिए, लेकिन इससे फ्रीडम का लॉस होता है। तो गांधी जी का सोल्यूशन था ट्रस्टीशिप, जिसमें प्रॉपर्टी तो अलाउड थी बट विथ लिमिट्स। इसमें बेसिकली कहते थे कि रिच लोग प्रॉपर्टीज रखें लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रखें, इंडिविजुअल इनिशिएटिव हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतलब बेसिकली लोग वो चाहते थे कि लोग खुद आए सोसाइटी के भले के लिए। ओके। अब होती है डिसेंट्रलाइज पॉलिटी। गांधी जी पॉलिटिकल मॉडल में क्या कहते हैं, गांधी जी ने टॉप डाउन सिस्टम नहीं बताया, दोनों को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा विलेज लेवल डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बॉटम अप गवर्नेंस होना चाहिए, पीपल का कंट्रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करनी चाहिए। इससे रियल पावर जो है पीपल के साथ रहेगी। गांधी जी कहते हैं, देखो, आज की मल्टीकल्चरल सोसाइटी में बेसिकली हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और अगर हारमनी बना के रखनी है तो टॉलरेंस ज़रूरी होता है। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि टॉलरेंस काफ़ी नहीं है, सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। इससे होता है हारमनी, कॉपरेशन, पीस, यूनिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब सोसाइटी में पीस होती है, रिसोर्स डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। तो आई होप आपको ये इतना बड़ा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मुझे भी समझाने में तो एकदम हालत ही ख़राब हो गया यार। एनीवे, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में, गांधी के विजन के बारे में पढ़ा कि उनका क्या विजन था डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो क्या इकोनॉमिक सोल्यूशन देते थे डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इसमें हम लोगों ने कवर किया गांधी का विजन क्या था ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। फिर गांधी का मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स से क्या डिफरेंट व्यूज़ थे, जो कि मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी पे फोकस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन एंड मटेरियलिस्टिक वेल्थ। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये सब क्या थी, रियल प्रोग्रेस नहीं थी, उन्होंने दूसरा कुछ दिया, राइट। अपने वांट्स को रिड्यूस करना, बेसिक नीड्स फॉर ऑल, प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट मास प्रोडक्शन। नाउ ब्रेड लेबर, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, ये सब हम लोगों ने वन बाय वन कवर किया, राइट। फिर उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में बताया कि विलेज मॉडल होना चाहिए। बेसिकली इकोनॉमी जो है, गवर्नेंस जो है विलेज बेस्ड होना चाहिए, इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लोकल रिसोर्सेज, लेबर इंटेंसिव, इन चीज़ों पर फोकस किया। और फिर हम लोगों ने ट्रस्टीशिप के बारे में भी पढ़ा, जो बेसिकली एक मिडिल पाथ है कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म का, राइट, जिसमें प्रॉपर्टी अलाउड है विथ लिमिट्स, एंड जो कि एम्फसाइज करती है कि लोग खुद से आके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये था, और वो कहते थे क्या, सर्वधर्म संभावा, यानी कि टॉलरेंस काफ़ी नहीं है, सर्वधर्म संभावा, इक्वल रिस्पेक्ट हर रिलीजन के लिए आनी चाहिए। तो यही था हमारे गांधी जी के डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रीज़ का, जीडीपी का ग्रोथ। बेसिकली डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। और ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट गांधी जी के विजन के अकॉर्डिंग क्या थी, एंड मेनी मोर थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग करते हैं कवर चैप्टर 4। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक समझ आ गया होगा सारा का सारा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आई तो आप अपने जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।